हम सभी को पता है कि नीट 2025 का पेपर कैसा आया था. इट वॉज कंसेप्चुअल, इट वॉज लेंदी, पेपर वॉज डीप. NCERT से खोद कर क्वेश्चंस बनाए गए थे. फिजिक्स वॉज डिफ़िकल्ट. वंस अगेन नीट के पेपर को डिफ़िकल्ट बनाने के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट को डिफ़िकल्ट रख दिया जाता है, एंड इस बार भी ऐसा ही किया था. At last, the paper was NCERT based, but it was more conceptual and application based. You have to know why and how behind each topic, whatever you are studying for NEET. अगर हम लोग इन 5 पॉइंट्स के आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे एंड इसके अकॉर्डिंग मेहनत कर लेंगे तो हम लोग 100% नीट के एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे. So if you are a dropper or a 12th standard student, then this video is going to help you out a lot. मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी. मैं आपको क्विकली सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँगी कि आपको कैसे प्रोसीड करना है. सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से, दैट इज़ माइंडसेट रीसेट. आप जिस तरीके से अभी तक नीट के लिए माइंडसेट बना के बैठे थे, वो माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. अगर हम ऑब्जर्व करते हैं कि नीट 2020 से लेकर के 24 तक के पेपर को एनालिसिस करते हैं, तो वहाँ पर अगर आप नॉर्मल फिजिक्स में और केमिस्ट्री में फॉर्मूलाज रट लेते हैं, बायो में अगर आप थ्योरी रट लेते हैं, तो आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं, एटलीस्ट 600+. बिकॉज जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है. अगर आपको फार्मूला आता है तो क्वेश्चंस डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड ही पूछे जाते थे, जहाँ पर आपको फार्मूले में डायरेक्ट अपनी जो वैल्यूज़ है वो पुट करनी है एंड आपका आंसर ईजिली आ जाएगा. बायो में भी ईजिली अगर आपको NCERT आती है देन आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं. बट आफ्टर नीट 2025 हमें ये चीज़ सीखनी चाहिए कि रट्टाफिकेशन इज़ नॉट इनफ एनी मोर. फिजिक्स की बात करें तो वहाँ पर नॉर्मल फार्मूला रटने से आपके क्वेश्चंस नहीं बनेंगे. आपको फार्मूलाज तो याद करने ही हैं, वो आपके टिप्स पे होने ही चाहिए, लेकिन आपको उसके साथ में एप्लीकेशन भी आनी चाहिए कि अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हम उस फार्मूले से कैसे दूसरे फार्मूले को डिराइव कर सकते हैं या कैसे स्टेप 1 से स्टेप 2 में जाना है, वो एटलीस्ट आपको आना चाहिए. क्योंकि सिर्फ स्टेप 1 वाला जो सोल्यूशन है अब वो नहीं दिया जा रहा है नीट में. जस्ट फार्मूले में वैल्यूज पुट करिए एंड आंसर आ जाएगा, ऐसा सिस्टम नहीं है. अब आपको एक फार्मूले से एक वैल्यू निकालनी है, दूसरे फार्मूले से दूसरी वैल्यू निकालनी है, उन वैल्यूज को तीसरे फार्मूले में पुट करके फाइनली आंसर निकालना है. कुछ ऐसा सिस्टम अब चल रहा है. तो यू नो हाउ टू अप्लाई दोज फार्मूलाज दैट यू आर रिमेम्बरिंग. एंड ये एप्लीकेशन कहाँ से आएगी? प्रैक्टिस से. नीट 2026 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए अलॉन्ग विद रट्टाफिकेशन. ओनली रट्टाफिकेशन इज नॉट इनफ. याद तो करना ही है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए एंड यू शुड नो हाउ टू अप्लाई दोज फार्मूलाज. सेकेंड पॉइंट आता है 3 पार्ट स्टडी स्ट्रेटेजी. सबसे पहला, आपको NCERT मास्टरी करनी होगी. द पेपर इज ऑलवेज NCERT बेस्ड. आप कोई भी नीट का पेपर उठा के देख लीजिए, 80 से 90% पेपर NCERT बेस्ड होता है. अगर हम लोग NCERT को ही कंप्लीट करके जाते हैं देन हमारा सिलेक्शन नीट में 110% फिक्स है. सब क्वेश्चंस NCERT बेस्ड होते हैं, बट दे माइट बी ट्विस्टेड या फिर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए जा सकते हैं, बट उनका कंसेप्ट, उनका जो रूट है वो NCERT में ही मिलेगा आपको. सो बायोलॉजी में NCERT इज़ मस्ट. सब लोग यही बोलते हैं एंड दैट इज़ द ट्रूथ कि बायोलॉजी में NCERT के बिना कुछ नहीं होगा. सेकेंड, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक में NCERT से बाहर कुछ नहीं आता है. कितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के देख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो, आपको NCERT से बाहर कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा या कोई क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है. NCERT को रट लो. ऑर्गेनिक की बात करूँ, वहाँ पर भी NCERT इज़ मोर देन सफिशिएंट. NCERT को रटने का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ लाइन बाय लाइन याद होनी चाहिए. आपको वाई एंड हाउ का रीज़न भी पता होना चाहिए. इवन अगर एक वर्ड वहाँ पर किसी भी NCERT में कहीं भी बॉक्स में या फिर कोई भी NCERT के क्वेश्चन में जो बैक क्वेश्चन है वहाँ पर भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें कोई वर्ड लिखा है जो आपको नहीं पता, देन यू हैव टू गो रिसर्च एंड ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर दैट वर्ड एज वेल. कहीं भी NCERT में कुछ भी लिखा हो तो वो आपको याद होना चाहिए, चाहे वो पीछे के क्वेश्चन आंसर हो या चाहे वो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हो. आपको NCERT का एक एक वर्ड पता होना चाहिए. फिजिकल केमिस्ट्री में NCERT इज नॉट दैट इनफ. यू हैव टू गो थ्रू NCERT, बट सिर्फ NCERT से फिजिकल केमिस्ट्री में काम नहीं चलेगा. इट्स सिमिलर टू फिजिक्स. फिजिक्स में भी NCERT पढ़ने से आपका काम नहीं होगा. यू हैव टू रेफर टू अदर बुक्स एज वेल. एंड आपको
सॉल्विंग, क्वेश्चन सॉल्विंग पे ज़्यादा ध्यान देना है। कुछ चैप्टर्स हैं फिजिकल, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में जो कि एनसीईआरटी से पढ़ने बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो वो आप पढ़ लीजिएगा। अदरवाइज यू कैन इवन स्किप एनसीईआरटी, यू जस्ट हैव टू फॉलो योर कोचिंग बुक्स। सो फर्स्ट आपने एनसीईआरटी मास्टरी कर ली, सेकेंड आपको करना है प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आई वुड से डेली 100 to 150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये आप तीनों सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर ले कि इसमें हम 50, 50, 100, राइट। 100 किसकी बात कर रही हूँ मैं, वो फिजिक्स में हो सकता है। अगर आपकी केमिस्ट्री वीक है तो 100 क्वेश्चंस वहाँ पे प्रैक्टिस करिए, या ऐसे करके आप डिवाइड कर सकते हैं। तो अराउंड 100 से 200 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करना आपको कंपलसरी है। थर्ड इज मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हमारा सिलेबस इस डेट तक कंप्लीट हो रहा है, हो जाएगा, हम लोग प्रैक्टिस भी कर लेंगे, हम लोग एनसीईआरटी भी पढ़ लेंगे, हम लोग एक्स्ट्रा बुक भी सॉल्व कर लेंगे, नोट्स भी पढ़ लेंगे, और उसके बाद फाइनली हम लोग पेपर देंगे। दिस इज़ पर्सनल एक्सपीरियंस कि वो दिन कभी नहीं आएगा कि ये सब चीज़ें कंप्लीट होकर आप फाइनली एग्ज़ाम देने या पेपर देने बैठोगे। ऐसा कभी नहीं होने वाला है। यू विल ऑलवेज फील कि समथिंग इज़ मिसिंग, और आई हैव टू डू मोर, और आई कैन डू मोर, या फिर वो तो छूट ही गया, वो टॉपिक छूट गया, एक दिन दे देता हूँ, एक दिन वो कर लेता हूँ, उसके बाद टेस्ट दे दूंगा। टेस्ट वाला दिन विल नेवर कम। इट्स बेटर अगर आप में सेल्फ डिसिप्लिन है, इफ़ यू आर सेल्फ मोटिवेटेड, देन यू कैन डिसाइड अ डे, या फिर घर पे अपने पापा मम्मी को बोलो कि इस दिन मुझे टेस्ट देना है, एंड यू कैन नॉट मिस दैट डे। तब तक आपका जितना सिलेबस कंप्लीट होता है, जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है, गो अहेड एंड गिव दैट टेस्ट। फिर आपकी प्रिपरेशन चाहे 0 भी हो, आपको वो टेस्ट देना है। अगर आपके साथ ऐसा नहीं होता है, अगर आप इतने सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, एंड ये होता है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस कि आप डिसिप्लिन नहीं है, सेल्फ मोटिवेटेड नहीं। सो इसके लिए आप लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। दे विल गिव यू अ स्ट्रक्चर, देयर विल बी अ प्रॉपर स्केड्यूल दैट यू कैन फॉलो, तो वो ईजी रहता है। और कोचिंग में तो टेस्ट होते ही हैं, बट अगर आप ड्रॉपर हैं तो यू कैन नॉट फॉलो द कोचिंग स्केड्यूल, बिकॉज वो थोड़ा सा धीरे चलता है। टेस्ट 2 वीक में एक बार होगा, पहले की फ्रिक्वेंसी बहुत कम होती है, एंड देन उसके बाद फ्रिक्वेंसी बढ़ने लगती है। अगर आप ड्रॉपर है तो आपका तो सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा, तो आप टेस्ट सीरीज़ कोई दूसरी भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपके पास ऑलरेडी पेपर्स हैं तो आप खुद से अपने पेपर्स पहले ही देना स्टार्ट कर दें। कोचिंग में होंगे वो तो देने ही है, आप अपना पहले से स्टार्ट कर दें। एनसीईआरटी मास्टरी हो गया, प्रैक्टिस हो गया, एंड मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस हो गया। मॉक टेस्ट तो देने ही है, उसके बाद में उसे दे के पेपर खराब गया, मॉक टेस्ट पेपर बंद करके फाड़ के फेंक दिया या रख दिया कहीं पे ताकि हम मॉक टेस्ट को देखें ही नहीं, दिस इज़ रियली बैड थिंग दैट यू कैन डू योर सेल्फ। वो आपको कभी भी पॉजिटिव लूप में नहीं लेके जाएगा, इट विल ऑलवेज टेक यू टू दैट नेगेटिव लूप। फ्रॉम दैट लूप इट इज़ रियली डिफिकल्ट टू कम आउट। तो एनालिसिस करना पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर दिया आपने 3 घंटे, उसके बाद 2-3 घंटा रेस्ट कर लो, चाहे से इफ़ यू वांट गुड रेस्ट देन सो जाओ थोड़ा सा, या कहीं बाहर जाके आ जाओ। लेकिन बाद में आफ्टर दैट एनालिसिस का भी एक अलग तरीका होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि एनालिसिस करते हैं लेकिन कोई फ़र्क ही नहीं पता चलता उससे होता क्या है, हमारे कोई मार्क्स इंप्रूव नहीं हुए। सो देयर इज़ अ वे हाउ टू एनालाइज योर पेपर प्रॉपरली, तो उसे फॉलो करके एनालिसिस करेंगे, एंड देन जो मिस्टेक्स हुई है पेपर देने के टाइम पर उसे रिजॉल्व करेंगे। एनालिसिस करने के बाद आपने डायरी में लिख दिया एंड डायरी को भी पटक दिया तो वो भी गलत चीज़ है। यू हैव टू करेक्ट योर सेल्फ। जहाँ पर भी मिस्टेक्स हुई है, कोई टॉपिक नहीं आता तो उसे समझिए, कोई चीज़ आपको याद नहीं, कोई फॉर्मूला याद नहीं आया तो उसे याद करिए, या सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी स्टिकी नोट पे लिख लिया एंड उसे चिपका दो अपने सामने। इस ऐसी जगह पे चिपकाओ जहाँ से आप रोज़ यू पास बाय, तो जिससे आपकी नज़र उस स्टिकी नोट पे पड़े एंड देन फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। मैं अब स्पेसिफिकली बता देती हूँ कि अगर आप ड्रॉपर हैं सो आपका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीटेड होगा। अगर नहीं कंप्लीट है तो 3 से 4 महीने अभी अपना सिलेबस पहले कंप्लीट करिए एंड उसके बाद गिव योर एंटायर टाइम टू क्वेश्चन प्रैक्टिस, टू रिविजन एंड टू मॉक टेस्ट। दैट्स इट, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा। जस्ट उस चैप्टर को जो भी आपके वीक टॉपिक्स है उन्हें फटाफट से रिवाइज करो, उन्हें बार बार रिवाइज करो, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, PYQs बहुत बार PYQs करो, बहुत बार प्रीवियस ईयर पेपर अटेम्प्ट करो, उस प्रेशर में बैठने का ट्राई करो, क्रिएट अ प्रेशर जहाँ पर आप पेपर सॉल्व करोगे, कम टाइम में पेपर सॉल्व करने का ट्राई करो। सो पुश योर लिमिट्स जितना हो सके। फॉलो रेट्रोग्रेसिव रिविजन। इसमें ये होता है कि आप
को चैप्टर आपने ऑलरेडी पढ़ा है। जनरली हमारा पढ़ने का तरीका क्या होता है कि हम बुक खोलेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे, देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आपको जस्ट इसका ऑपोजिट करना है। पहले आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, पहले एक ऐसा टेस्ट अटेम्प्ट कर लो जिसमें आप पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, देन उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस जब आप करोगे देन यू विल रियलाइज़ कि हाँ ये टॉपिक मुझे आता है इस चैप्टर में से, ये टॉपिक नहीं आता है, तो जो टॉपिक नहीं आता उसे ही पढ़ो। समटाइम्स वी वेस्ट आवर एनर्जी ऑन दोज टॉपिक्स जो हमारे स्ट्रॉन्ग है ऑलरेडी। हमें हमारे मीडियम एंड वीक टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, ना कि स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्ग करे जाना है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी इट्स एनग्रेव्ड इन योर माइंड, सो यू डोंट हैव टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन। रादर फोकस ऑन दोज टॉपिक्स जो कि आपके बहुत वीक है, जो आपको याद नहीं रहते। सेकेंड है 70:30 रेशियो रूल फॉलो करिए, जहाँ पर 70% टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस को देना है एंड 30% टाइम आपको थ्योरी को देना है। थर्ड पॉइंट इज यूज एक्टिव रिकॉल मेथड। जो भी आप चैप्टर रिवाइज करने का सोच रहे हैं उससे पहले उस चैप्टर के बारे में वो चीज़ें लिख लो जो आपके दिमाग में ऑलरेडी सेट है, तो आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर से हमें ये चीज़ें आती है। अब जो आपको रिकॉल नहीं हो रहा है देन गो एंड स्टडी दैट एंड रिवाइज दैट टॉपिक। नाउ टॉकिंग अबाउट 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स जिनके इस साल बोर्ड भी होगा एंड आपको नीट भी मैनेज करना है। आई नो इट इज़ रियली डिफिकल्ट टू मैनेज बोथ ऑफ देम साइमल्टेनियसली, बट अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ एंड प्लानिंग के साथ चलते हैं सो देयर आर रियली गुड चांसेस कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो जाए। बोर्ड्स के लिए पढ़िए बट मैक्सिमम टाइम नीट के लिए दीजिए, क्योंकि अगर आपने नीट के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर ली है देन बोर्ड्स आपके इजीली निकल जाएंगे। वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको एक वीकली प्लान बता देती हूँ, हाउ यू शुड यूटिलाइज योर वीक। तो देखिए, सबसे पहले तो 3 से 4 दिन अपना टाइमिंग ऐसा रखिए कि उस टाइम पे आप लोग जो आपके न्यू टॉपिक्स हैं या जो न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं उसे पढ़ें, अपनी जो कंसेप्चुअल बिल्डिंग है वो करिए, ठीक है। उसके बाद 1 या 2 दिन ऐसा रखिए जहाँ पर आप प्रीवियस टॉपिक्स जो आपने पढ़े हैं उसे रिवाइज करिए। PYQs लगाइए। जैसे कि आप 12th के स्टूडेंट हैं तो आपको 11th भी रिवाइज करनी है, राइट। तो कुछ ऐसे दिन रखिए जहाँ पर आप 11th रिवाइज कर रहे हैं, एंड 1 दिन ऐसा भी रखिए जहाँ पर आप सिर्फ टेस्ट देंगे। मॉर्निंग में टेस्ट देने बैठ जाओ या फिर 2 से 5 वाले टाइम में ही ट्राई करो कि टेस्ट दो, उसका एनालिसिस करो एंड जो मिस्टेक्स है उसे सुधारो। एंड रिमेंबर 650 इज़ नॉट मैजिक, इट्स जस्ट डेली डिसिप्लिन। डोंट गेट डीमोटिवेटेड बाय टफ टेस्ट, वो सिर्फ आपको बेटर बनाने के लिए ही होते हैं। डीमोटिवेट होके पेपर को साइड में कोने में मत रख दो। आई सी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डूइंग दिस कि अपने पेपर को पटक के रख दिया जहाँ पर वो देख ही नहीं पाए। दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। यू हैव टू सी योर पेपर। पेपर आपका रिफ्लेक्शन है। आप जितने खराब पेपर अभी दोगे अपने प्रिपरेटरी फेज में, उतना ही अच्छा पेपर आपका नीट का जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर आपको किसी भी तरीके की वीडियो चाहिए देन यू कैन कमेंट डाउन बिलो। आई विल श्योरली मेक वीडियोज ऑन दोज टॉपिक्स एज वेल, and thank you so much for watching. Take care. Bye guys.